काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले खास खबरों के साथ। कोविड की दूसरी लहर से देश को शुरुआती राहत। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात जैसे 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिख रहा है नए मामले कम होने का ट्रेंड। लेकिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अब भी बढ़ रहे हैं मामले। देश के 26 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। पूरे देश में पॉजिटिविटी रेट में कमी। कोविड के खिलाफ जंग में टेस्टिंग साबित हो रहा है बड़ा हथियार। 30 अप्रैल को एक दिन में 19 लाख से ज्यादा टेस्ट कर भारत ने बनाया दुनिया में रिकॉर्ड। अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले स्वस्थ लोगों को नहीं कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। गांव और दूरदराज के इलाकों में एंटीजन टेस्ट बढ़ाने पर जोर। देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने में लगातार जुटी है रेल, नौसेना और वायुसेना। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 375 से ज्यादा टैंकरों से 5,735 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई। अब तक 90 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने पूरी की अपनी यात्रा। कुवैत से ऑक्सीजन लेकर आए नौसेना के जहाज, एयरफोर्स के जहाज लगातार ला रहे हैं कंटेनर। सेना और डीआरडीओ भी कोविड के खिलाफ जंग में कर रहे हैं मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डीआरडीओ के 2 नए अस्पतालों का किया दौरा। जम्मू कश्मीर में डीआरडीओ बना रहा है 500 बेड के 2 अस्पताल। सेना के पश्चिमी कमान और हरियाणा सरकार फरीदाबाद के पास अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज में बनाया एक कोविड अस्पताल। राज्यों में कोविड के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। तेलंगाना ने 22 मई तक लगाया लॉकडाउन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में कोविड वॉर रूम का किया दौरा। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए राहत का ऐलान। परिवार के भरण पोषण करने वाले की मौत पर आश्रितों को मिलेगी विशेष पेंशन। दुनिया भर से राहत सामग्री का आना। इस सामग्री को तेजी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा रही है केंद्र सरकार। अब तक 9,200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 5,243 ऑक्सीजन सिलेंडर और 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, 5,913 वेंटिलेटर्स और 3.44 लाख रेमडेसिविर की शीशी राज्यों को भेजी गई। देश में तेजी से जारी है टीकाकरण। अब तक दी जा चुकी है 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके की डोज।
18 से 44 साल की उम्र वाले करीब 36 लाख लोगों ने ली वैक्सीन की पहली खुराक। केंद्र सरकार ने राज्यों से दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता देने और टीके की बर्बादी कम करने को कहा। कोविड पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने किया पलटवार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कोविड की लड़ाई में लोगों को गुमराह करने और भय का झूठा माहौल पैदा करने का लगाया आरोप। कहा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना। कांग्रेस के शासन में ही की गई थी पहल। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे कोविड से जुड़ी खबरों के साथ। कोविड की दूसरी लहर में एक तरफ ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सरकार के प्रयास जारी हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश के कई राज्यों में कोविड के हर दिन कम हो रहे हैं मामले, लेकिन बड़ी चिंता उन राज्यों की है जहां हर दिन मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का जोर गांव और कस्बों में रैपिड कोरोना टेस्ट पर है। अब कोविड के खिलाफ देश की जंग लगातार जारी है और केंद्र और राज्यों की मदद से इसमें सफलता भी मिल रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,29,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं 3,56,082 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,15,221 है। कोविड के खिलाफ जंग में सकारात्मक बात यह है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में मामले घट रहे हैं। करीब 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर या तो एक प्लेटोइंग इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड या एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम पाते हैं कि या तो केसेस की ग्रोथ जो है वो है उसमें थोड़ी कमी पाई गई है या उसमें एक रिडक्शन नोट किया गया है। जरूरी यह है कि यह स्टेट्स भी कंटिन्यूड फोकस अपना कंटेनमेंट पर बनाए रखें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर सकें। देश के 26 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है। 9 ऐसे राज्य हैं जहां ये दर 25% से ज्यादा है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि पूरे देश में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी ओवरऑल देश की, जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। इसी के साथ ही हमने एक और एनालिसिस करी है तो पाई है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स बाय द स्टेट, 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया गया है। कोरोना से जंग में टेस्टिंग भी अहम भूमिका निभा रही है। 30 अप्रैल को एक दिन में भारत में 19 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। इतने टेस्ट करने वाला भारत पहला देश बना। इस बीच सरकार ने कहा है कि गांवों और दूर दराज के लोगों में एंटीजन टेस्ट ज्यादा होने चाहिए। We have to, in the field level and in rural areas and in areas which are hard to reach, we have to start using the rapid antigen tests more aggressively. Earlier, our recommendation was 70% RT-PCR and 30% RT. But now, since the wave is raging, we have requested that we must do more RT tests, faster RT tests, so faster isolation and faster breaking the chain of the virus so that it does not spread. देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए रेलवे ऑक्सीजन देवदूत का काम कर रही है। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 375 से ज्यादा टैंकरों में 5,735 मेट्रिक टन से अधिक चिकित्सा उपयोग हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। अब तक 90 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्राएं पूरी कर चुकी हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली और यूपी को ऑक्सीजन एक्सप्रेस से सप्लाई मिली है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ कर्नाटक के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार को बेंगलुरु पहुंच गई। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुताबिक
6 क्रायोजेनिक कंटेनरों में 120 टन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस सोमवार को झारखंड से रवाना हुई थी। उत्तराखंड को अपनी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिल गई है। उत्तराखंड ऑक्सीजन एक्सप्रेस से मदद पाने वाला 9वां राज्य बन गया है। भारतीय रेल की एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस टाटा नगर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके लखनऊ पहुंच गई है। दुर्गापुर से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करके चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंच गई है। इसके साथ ही राउरकेला से ऑक्सीजन एक्सप्रेस फरीदाबाद पहुंच चुकी है। एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से मध्य प्रदेश के सागर पहुंच गई है। बोकारो से 7वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार को बरेली पहुंच गई है। इसमें 3 टैंकर हैं, जिनमें 49.7 टन ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और हरदोई सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान देश और विदेश की लगातार उड़ानें भर रहे हैं। एयरफोर्स के C-17 विमान ने 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर आगरा से जामनगर पहुंचाए, वहीं 2 टैंकर ग्वालियर से रांची पहुंचाए गए। भारतीय वायुसेना का IL-76 विमान सिंगापुर पहुंच गया है और वो 3 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर पानागढ़ पहुंच रहा है। ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के मिशन में भारतीय नौसेना भी जी जान से जुटी है। नौसेना के विमान INS तब्बार और INS कोच्चि कुवैत से 5 ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचे। इन सभी कंटेनर्स में 20-20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 2 हाई फ्लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी शामिल थे। केंद्र सरकार देश भर में राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन की उपलब्धता पर तेजी से काम कर रही है। वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जिसमें भारत सरकार तथा स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो कि अपने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली फ्लैश करते हैं और उसका तुरंत सोल्यूशन रियल टाइम बेसिस पे राउंड द क्लॉक किया जाता है। और भारत सरकार स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोज कोलैबोरेशन में काम कर रही है और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी, जिससे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरे देश में की जा सके। तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम भी लिक्विड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं। इनकी तरफ से अतिरिक्त ISO कंटेनर्स और सिलेंडर्स खरीदने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। उधर दुनिया भर से राहत सामग्री का आना जारी है। भारत सरकार इस सामग्री को तेजी से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा रही है। अब तक 9,200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, 5,243 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, 5,913 वेंटिलेटर्स बाईपैप और 3,44,000 रेमडेसिविर की शीशी राज्यों को भेज दी गई है। ब्रिटेन से आए ऑक्सीजन जनरेटर को दिल्ली से असम रेल के जरिए भेजा गया है। कुवैत से आई ऑक्सीजन को भी विभिन्न राज्यों को भेजा जा रहा है। सिंगापुर से आए 3,600 ऑक्सीजन सिलेंडरों को भी राज्यों को भेजा जा रहा है। इन सब के बीच देश में कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। देश भर में अब तक 17 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड टीके की डोज दी जा चुकी हैं। 18 से 44 साल की उम्र वाले करीब 26 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त टीके दे रही है तो उनको सीधे खरीदने की अनुमति भी दी गई है। करीब 17 करोड़ डोजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट्स को फ्री दी जा चुकी हैं। तो एक स्थाई पर जो मुख्य कार्यक्रम जो चल रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री स्टेट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हम मॉर्टेलिटी को कम कर सकें। साथ ही एडिशनैलिटी के रूप में एक डायरेक्ट परचेज की फैसिलिटी भी सबको दी गई है, चाहे वे कॉरपोरेट हों, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स हों या इंडस्ट्रीज हों या स्टेट्स हों। तो इट इज़ एन एडिशनैलिटी जिसमें स्टेट्स जो हैं उनसे अपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे बात करके उनसे ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने टीकाकरण की प्रगति पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा की है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो दूसरी डोज को प्राथमिकता दें और केंद्र की ओर से दी गई वैक्सीन का कम से कम 70% डोज दूसरी डोज के लिए रखें। साथ ही वैक्सीन कम से कम बर्बाद हो, इसका राज्यों को ध्यान रखना है। कुल मिलाकर चौतरफा प्रयास जारी हैं और अब एक ही मंत्र है कि हम सबको कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करना है और जल्द से जल्द खुद को वैक्सीन लगवानी है।
वहीं दूसरी तरफ सेना और संबंधित सेवाओं ने राज्यों में कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा उठाया। राज्यों में डीआरडीओ की मदद से अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इस बीच राज्यों ने संक्रमण के क्रम को रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाते हुए और सख्ती कर दी है। स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाना केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डीआरडीओ और एचएएल की मदद से बने 2 नए कोविड अस्पतालों का दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हज हाउस में बनाए गए कोविड अस्पताल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 255 बेड का ये कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का दौरा किया। सेना के चिकित्सकों की देखरेख में चल रहे इस 500 बेड के अस्पताल में कोविड के मरीजों का उपचार पिछले सप्ताह से ही चल रहा है। डीआरडीओ का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर एचएफएनसी यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। सेना और संबंधित सेवाएं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के लिए मदद कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए डीआरडीओ की मदद से 2 अस्पताल बनाए जा रहे हैं। एक 500 बेड का अस्पताल जम्मू के भगवती नगर में और एक 500 बेड का अस्पताल श्रीनगर में। जम्मू में 500 बेड का हॉस्पिटल भगवती नगर में और दूसरा एक 500 बेड का हॉस्पिटल श्रीनगर में। इनका काम दोनों का शुरू हो चुका है और हमारी उम्मीद है कि जम्मू का अस्पताल 25 तारीख तक कंप्लीट होगा और जो श्रीनगर का हॉस्पिटल है वो 1 जून तक तैयार होगा। फरीदाबाद के अटल बिहारी मेडिकल अस्पताल में वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने एक ड्राई रिसेप्शन रूम बनाया हुआ है जहाँ पे पहले पेशेंट आने के बाद में हम लोग उनको एडमिट रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये 25 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से और यहाँ पे लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो आर्मी की तरफ से बेसिक लेबोरेटरी फैसिलिटी की सुविधा भी यहाँ पे हम लोगों ने उपलब्ध कराई गई है। चंडीगढ़ में भी वेस्टर्न कमांड द्वारा अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है जो अब चालू हो गया है। आने वाले 4-5 दिनों में हमारे तमाम हॉस्पिटल्स पंजाब में, हरियाणा में और जम्मू में जहाँ पे भी आना है वो बहुत चालू हो जाए। इस बीच तेलंगाना सरकार ने 12 मई से 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लॉकडाउन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सामान्य गतिविधियों के लिए सुबह 6 से दिन के 10 बजे तक छूट रहेगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 रोधी टीका खरीदने के लिए वैश्विक कंपनियों को भी आमंत्रित करने का फैसला किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के मगदी रोड में एक कोविड वॉर रूम का निरीक्षण भी किया और बेड की स्थिति का जायजा लिया। हमारा वॉर रूम पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर रहा है जिसकी प्रबंधन प्रणाली काफी कुशल है। मुझे खाली बेड के बारे में विवरण मिल गया है और जिसके मुताबिक 503 से अधिक रोगियों ने 20 दिनों से अधिक समय तक बेड का इस्तेमाल किया है। वहाँ पहले 3000 बेड थे लेकिन अब 12,199 बेड उपलब्ध हैं। कर्नाटक में आज पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुँचने से ऑक्सीजन कंटेनरों की प्राप्ति हुई है। चिकित्सा आपूर्ति सहित 6 क्रायोजेनिक कंटेनर हमको मिले हैं। प्रत्येक कंटेनर में 20 टन ऑक्सीजन है। इस प्रकार केंद्र सरकार से हमें कुल 120 टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य के शीर्ष सरकारी अस्पताल गोवा मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जितने कोविड वार्ड है वहाँ जाके मैंने डॉक्टर से बात की, नर्सिस से बात की, वहाँ के हाउसकीपिंग से बात की, पेशेंट से बात की। वहाँ के डिफ़िकल्टीज हैं, वहाँ पे सिलेंडर पहुँचने के लिए थोड़ी बहुत देर होती है, दैट इज़ देयर, बट हमारे पास सिलेंडर्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। जो मिसमैनेजमेंट है इसके लिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू चेन्नई, बेंगलुरु, कोट्टयम, भोपाल, श्रीनगर और जोधपुर में जारी है। इन जगहों पर प्रशासन प्रतिबंधों को लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही आवश्यक सेवाओं को मंजूरी भी प्रदान की गई है। देश भर में लोगों को कोरोना के टीके लगाने का काम व्यापक रूप से जारी है। उत्तर प्रदेश में 10 मई से टीकाकरण अभियान का विस्तार किया गया है। राज्य में अब 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को टीके दिए जा रहे हैं।
अब तक 1,39,08,152 टीके की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। सोमवार को 18 से 44 उम्र के बीच के लोगों को 50,157 टीके की खुराक दी गई। इस तरह इस उम्र वर्ग के लोगों को अभी तक 1,66,000 खुराक दी जा चुकी है। राज्य में इस वर्ग के लगने वाले टीके के नुकसान को भी कम कर लिया गया है और ये 0.6% है। 18 से ऊपर का जो वैक्सीनेशन है आज 15 सेशन साइट्स पे हो रहा है, जिसमें हमारे 11 CSC हैं और अर्बन में 4 सेशन हैं। और ये अभी रोज़ाना जो है लगभग 2300 डोजेज जो है अभी देनी है, अभी से लेकर के सैटरडे तक, और फिर उसके बाद संडे का ब्रेक लेकर के फिर अगले हफ्ते। नगरीय क्षेत्र में 12 केंद्र हैं और प्रत्येक ब्लॉक में एक केंद्र है। आज कुल मिलाकर 2800 ऐसे व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाना है। अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और जहां तक मैं सोचता हूं जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन है सभी को वैक्सीन लगाने में हम सफल होंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 3 और टीका केंद्रों को शुरू किया गया। जिन लोगों को टीके की दूसरी खुराक लेनी है वे इन केंद्रों पर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। We have started on Saturday as a pilot basis at Mon Mall, so it was very successful and it was very appreciated. Now we have started 3 more places. We are planning to add a few more places so that every geographical area of the BMC can be covered. स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें केंद्र द्वारा दी गई मदद का फायदा उठा रही हैं। देश में सभी लोगों को टीका दिया जा सके, इसके लिए प्रत्येक दिन युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य विभाग अपने प्रयासों को मजबूती से लागू कर रहा है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना महामारी के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के व्यवहार को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। जेपी नड्डा ने पत्र में कहा कि महामारी और संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के व्यवहार से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं हूं। उन्होंने आगे लिखा कि जब भारत कोरोना महामारी के खिलाफ अत्यधिक साहस के साथ लड़ रहा है, ऐसे में हर कोई चाहेगा कि कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह करना बंद करें। जेपी नड्डा ने पत्र में कोविड को लेकर कांग्रेस पर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेता नकारात्मकता फैला रहे हैं। जेपी नड्डा ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस द्वारा राजनीति करने पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जाए, जबकि यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शहरी विकास मंत्रालय को इसके लिए पत्र लिखा था। यूपीए के समय ही कांग्रेस नेताओं ने संसद के नए भवन की जरूरत बताई थी।
कांग्रेस के नेताओं में एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, कोई भी प्रयास किया जाता है उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाती है, उसका मखौल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब वो ऐसा करते हैं तो ये मजाक केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, या मोदी जी या मोदी की सरकार के प्रति नहीं है, ये उन कोरोना वॉरियर्स का मजाक है जो फ्रंट लाइन वर्कर के चाहे हमारा इस समय हमारे लिए इस जंग से जूझ रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना टीकों की खरीदारी के बारे में लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर ही काम कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल में एक भी वेंटिलेटर नहीं बढ़ाया है। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। झूठ मूठ के 4 चिट्ठियां दिखाते हैं, ये वाली इस तरीके की 4 चिट्ठियां। वो परचेज ऑर्डर है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया। आप टेंडर की कॉपी दिखाओ, हिम्मत है तो टेंडर की कॉपी दिखाओ ना। दिल्ली के अंदर आईसीयू बेड्स की संख्या कतई नहीं बढ़ी है, और जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के वेंटिलेटर्स आए थे, केवल वही वेंटिलेटर्स दिल्ली इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा एक भी वेंटिलेटर पिछले साल में नया नहीं खरीदा गया है। उधर कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। करनाल के लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मिल रहा है। लोगों ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। महामारी की मार झेल रहे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया है। इसके तहत मई और जून के महीने में गरीबों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है कि महामारी के मुश्किल समय में गरीबों के घर का चूल्हा बुझने न पाए और मजदूर व गरीब को भूखा न सोना पड़े। महामारी के खिलाफ लड़ाई और लॉकडाउन के दौरान किसानों, खेतीहर मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार की यह योजना वरदान साबित हुई है। लाभार्थियों ने कहा है कि लॉकडाउन में केंद्र की इस योजना से उन्हें बहुत सहारा मिला है और परिवार की चिंता से मुक्ति मिली है। उन्होंने इस राहत के लिए सरकार का आभार जताया। ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है। जैसे अब आजकल काम नहीं है, घर बैठे हैं बच्चे, तो पेट पालने के लिए तो आपको पता ही है राशन तो ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने जो योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। मोदी सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। गरीब जो घर में या वैसे जो है काम बंद है, उसकी सहायता के लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। मोदी सरकार ने जो ये फ्री में राशन दे रहे हैं, ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा कामकाज वैसे ही नहीं चल रहा, हम घर पे हैं। बहुत अच्छी योजना है। जैसे लॉकडाउन में सभी के काम काज बंद पड़े हैं, ऐसे में केंद्र सरकार का धन्यवाद है। उनका बहुत अच्छा फैसला है ये तो बहुत अच्छा मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। गरीब लोगों के लिए जिनकी दिहाड़ी नहीं लगती, उनको भी सबको राशन मिल रहा है 5 किलो पर मेंबर के हिसाब से। और हमारे पे 117.85 गेहूँ आई है और सभी के लिए, और साफ गेहूँ आई है, बिल्कुल कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर बढ़ चुकी है। करनाल में इस योजना को अमली जामा पहनाते हुए लाभार्थी राशन कार्ड धारकों को मई माह के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। करनाल के गांधीनगर स्थित डिपो धारक सुमित चुग ने बताया कि उनके यहाँ सरकार की ओर से गेहूं आया है, जिसको राशन कार्ड धारकों को सप्लाई किया जा रहा है। जब काम धंधे लोगों के बंद हैं, ऐसे में गरीब लोगों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले 7 दिनों से बलिया सहित पूर्वांचल के आसपास के जिलों में जरूरतमंद लोगों को भोजन मिल रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना द्वारा बलिया के मालदेपुर मोड़ पर जनता की रसोई की स्थापना की गई। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह लोगों को भोजन करा रहे हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना का लक्ष्य है कि कोई भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद को कष्ट नहीं होने देंगे। हम लगातार पूरे पूर्वांचल में लोगों की मदद कर रहे हैं। युवा चेतना ने बलिया के मालदेपुर मोड़ पर जनता की रसोई का स्थापना किया है। हमारा उद्देश्य है कोई भूखा ना रहे। लगातार बलिया और आसपास के जिलों में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ मिलकर हम हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन तक भोजन पहुंचा रहे हैं, उन तक मास्क, साबुन, सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं। घर पे रहें,
सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, मिलके कोरोना को हराना है। अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। FDA के कार्यकारी आयुक्त डॉक्टर जेनेट वुडकॉक ने कहा कि ये विस्तार हमें सामान्य स्थिति में लौटने के करीब लाता है। उन्होंने कहा, माता पिता और अभिभावक इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि एजेंसी ने सभी उपलब्ध डेटा की कठोर और गहन समीक्षा की है, जो कि हमारे सभी कोरोना वैक्सीन आपातकालीन उपयोग प्राधिकरणों के पास है। कंपनी का टीका 16 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए पहले ही मंजूर किया जा चुका है। हालांकि कंपनी ने पाया कि उसका टीका छोटे बच्चों पर भी कारगर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के पीएम लोताय शेरिंग से टेलीफोन पर कोविड की स्थितियों पर चर्चा की। भूटान के प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों को लेकर सरकार और भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए भूटान की जनता और सरकार को धन्यवाद दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा की कोविड के खिलाफ लड़ाई के प्रबंधन में नेतृत्व की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान संकट की स्थिति ने भारत और भूटान के बीच मित्रता को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अरुण शर्मा से। जी अरुण, इस पर और क्या अपडेट है? जी अरुण से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। हम लौटते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने से शांता नदी में आए उफान से नगर के शांति बाजार से तबाही आ गई है। यहाँ स्थित ITI का 3 मंजिला भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, जबकि शांता नदी से सटी 10 से अधिक दुकानें बह गई हैं। देवप्रयाग नगर से बस अड्डे की ओर आने वाला रास्ता और पुलिया पूरी तरह से बह गया है। ये दृश्य उत्तराखंड में एक और तबाही को दिखाते हैं। इस पर और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आइए देखते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली। सेना ने मंगलवार को आतंकियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को अनंतनाग के कोकरनाग में वैलू गांव में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को कोविड-19 से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए कई कल्याणकारी कदमों का ऐलान किया। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने परिवार में कमाने वाला सदस्य खो दिया है, उन्हें सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन प्रदान की जाएगी। जिन बच्चों के माता पिता की मौत कोविड से हो गई है, उन्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान काम गंवाने वाले पंजीकृत कामगारों को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की भी घोषणा की। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी सीबीआई द्वारा पिछले दिनों दर्ज एफआईआर के आधार पर ही दर्ज की गई है, जिसमें सीबीआई को प्राथमिक जांच के क्रम में देशमुख और उनके परिवार के कुछ संदिग्ध कंपनियों से जुड़े होने के सुराग मिले थे। महाराष्ट्र में मराठा समाज के आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत अन्य मंत्रियों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री से समय लेंगे और उनसे जाकर इस बाबत बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के साथ है। उन्होंने केंद्र सरकार से विनती की कि मराठा आरक्षण का फैसला जल्द लागू करवाए। मुंबई पुलिस ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मंगलवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। वाजे को एनआईए द्वारा उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री से लैस कार मिलने और कारोबारी मनसूख हिरेन की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से उसके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने निर्यातकों को
चुनौतीपूर्ण समय में उनके उत्साहजनक प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 में भारत के निर्यात में इजाफा हुआ है। बिहार में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को मंगलवार को कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव लगातार सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले पिछले सप्ताह स्टालिन को आम सहमति से पार्टी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। स्टालिन के मंत्रिमंडल में कई पूर्व मंत्री हैं, जबकि कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है। मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उत्तराखंड से टाइगर मुस्तफा के एक साथी को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ड्रग पेडलर टाइगर मुस्तफा के गिरफ्तार साथी से पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि नशीले पदार्थों के गैरकानूनी व्यवसाय पर नकेल कसने में इस गिरफ्तारी से मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में जेसीओ चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीसी पांडे ने अपने जवानों के साथ नमाज मगरिब समारोह में हिस्सा लिया। रमज़ान के पवित्र मौके पर डीपी पांडे ने जवानों को शुभकामनाएं दी और कोरोना काल के कठिन समय में पेशेवर रूप से काम करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना महामारी में लोग हर संभव तरीके से एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। ऐसे मुश्किल समय में चंडीगढ़ शहर में एक होटल कोरोना मरीजों को घर घर मुफ्त खाना पहुंचा रहा है। होटल मालिक ने कहा कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये समय समाज को कुछ देने का है। जहां घर पर कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकता, वहां हम पूरे परिवार के लिए खाना दे रहे हैं। ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवारा जानवरों को खाना खिलाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 60 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से भूखे जानवरों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड के हालात पर समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सचिव ने भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष से कोविड महामारी के प्रभाव को नियंत्रित करने की कार्रवाई पर राज्यों को जानकारी दी और उनके साथ भारत सरकार द्वारा गठित कार्यबल और विशेषज्ञ समूहों द्वारा किए गए कार्यों को साझा किया। श्री गौबा ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। भारतीय क्रिकेट टीम 3 एकदिवसीय और 3 T20 मैचों के लिए जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। श्रीलंका क्रिकेट ने इस बारे में कार्यक्रम सूची प्रस्तावित की थी, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। 3 एकदिवसीय मैच 13, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे। और इसी के साथ न्यूज नाइट में बस इतना। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक